यूनिट वेक्टर तक हो गया था, है ना? क्वेश्चन भी बना लिया तुम लोग? यस नो? अब बात होगा इसका इक्वल वेक्टर का। किसका बात करेंगे? इक्वल वेक्टर का। देखो, इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? किसको कहेंगे जी? दो वेक्टर मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर है और दूसरे का बी वेक्टर है। यदि इसको हम रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो एक ए वेक्टर इसको बोलेंगे और इसी के पैरेलल, इसी के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बोलें क्या? बी वेक्टर बोलें। दिख रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? ये जो मैग्नीट्यूड है, ए का लेंथ और बी का लेंथ बराबर दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। अच्छा, इसको यहां पर हम लोग बोल रहे थे क्या? इनिशियल पॉइंट, जिसको टेल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? और यहाँ पर इसको हेड भी कहा जाता है, यानी ये भी बोल सकते हैं हेड और टेल। यहाँ पर इसको फिर से टेल और इसको हेड। हेड मतलब मोड़ी और टेल मतलब पूंछ। तो दोनों का टेल और हेड एकदम लग रहा है कि दोनों बराबर बराबर मैग्नीट्यूड का है। ये दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं है? तो जब कोई वेक्टर, जब दो वेक्टर, कोई वेक्टर है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी सेम हो जाए, तब बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर कितना? तो बोला जाएगा कि 10 मीटर है। और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर है। तो ऐसे कंडीशन में, अच्छा दोनों का डायरेक्शन भी सेम, एरो का निशान से पता चल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर कहलाएगा इक्वल वेक्टर। और ऐसे फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर है। बस समझ में आया? अच्छा, यदि हम ऐसे बोलेंगे कि ये ए वेक्टर है और दूसरे का बी वेक्टर है, नाम दिए क्या? ए बी। अभी भी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ए बराबर बी। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन दोनों वेक्टर का एक दूसरे के अपोजिट है। डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम चाहिए। मैग्नीट्यूड तो सेम चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम चाहिए। कोई लफड़ा? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो वेक्टर आपस में यदि बराबर होता है तब क्या लिख सकते हैं? जरा देखो, मान लेते हैं कि इफ, क्वेश्चन तुम्हारा मिलेगा चार्ट में, क्वेश्चन देख रखे हैं या बुक में भी मिलेगा कि दो वेक्टर है। मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर है और दूसरा ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, पहला वेक्टर। बी वेक्टर जो होगा वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर है। यदि ऐसा है तब हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, लिख सकते हैं क्या कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्या किए हैं अभी? ए वेक्टर की जगह पर जो वेक्टर है वो लिख दिए और बी वेक्टर की जगह पर लिख देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हम लोग लिख दिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? i का कंपोनेंट है, जो i कैप के बगल में जो नंबर है x1 है और इधर क्या है?
x2। तो जब भी इक्वल वेक्टर रहता है, जब भी इक्वल वेक्टर रहता है तो दोनों को आपस में आई कैप जे कैप के कैप के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x y and z on both sides, on both sides। तब क्या हो जाएगा, यहाँ दिखेगा x1 बराबर x2 दिखेगा कि नहीं, उसके बाद दिखेगा y1 बराबर y2, फिर दिखेगा z1 बराबर, ये इक्वल वेक्टर होने के बाद ऐसा लिखा जाएगा। बस में आया, ये आई कैप जे कैप के कैप दोनों तरफ में जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है उसका, उसको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद ये जो बात आएगा, इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी इस तरह से दूसरा और वेक्टर रहेगा तुम्हारा, और वेक्टर कुछ रहेगा, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है, क्या है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बोलेगा बराबर है किसके, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के दो, तो एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा आगे, हम लोग बात करेंगे, अभी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन इक्वल वेक्टर पर आधारित, वहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट जरा देखो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या दिया हुआ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसमें क्या होना है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या कहानी रहेगा, जब भी कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, ठीक है, इसको नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो माइनस से गुना कर दो, -1 से, मतलब माइनस लगा दो। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, उसके सामने क्या कर दो, माइनस लगा दो। तो ए का नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस। यदि बी का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे तो -b, सी का नेगेटिव वेक्टर, इस तरह से समझ में आया। अब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करके देखो तो क्या होगा, एक वेक्टर है ए वेक्टर, यदि तुम इसका -a वेक्टर लिखना चाहोगे, इसका नेगेटिव लिखना चाहोगे, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है क्या, नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यदि कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू है कितना, 10 मीटर, तो हर हाल में होना चाहिए -a का भी मैग्नीट्यूड कितना मीटर, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो क्या इक्वल वेक्टर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने से तो इक्वल नहीं रहेगा, भले मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या क्या दिखता है, यदि किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाओ तो क्या क्या फर्क पड़ता है। पहला फर्क ये पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, पहला फर्क ये, पहला क्या, पहला और अंतिम एक ही फर्क पड़ता है कि मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन पहले से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यदि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन, यदि इस एक वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, तो -a वेक्टर का पश्चिम से पूरब हो जाएगा। बात समझ में आया? अब जरा देखो क्या लिखता है, कहता है इफ ए बी द एनी वेक्टर then the negative of A is denoted by -a vector। कोई लफड़ा, vectors A and -a have the same magnitudes
बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यही बात हो रहा है कि नहीं? इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है तो ए से बी के डायरेक्शन को आप बना रहे हैं बी से ए की ओर, तो ये क्या लिखना चाहेंगे? माइनस से। बस क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, ए से बी का मैग्नीट्यूड और बी से ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन दिखा रहा है एक ए से बी की ओर, तो इसमें दिखा रहा है डायरेक्शन बी से ए की ओर। कोई लफड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हम लोग काम करेंगे नेगेटिव वेक्टर पे कि किसी वेक्टर के सामने माइनस लगा देते हैं तो उसका डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ये बात दिमाग में रखना। नेक्स्ट, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और इसको कहेंगे जीरो और नल वेक्टर क्या है? नाम से ही पता चल रहा है क्या? जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो रहे, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो रहे उसको क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर को बिल्कुल पॉइंट से दिखाते हैं। एक पॉइंट डाल दिए, इनिशियल साइड इसका यहीं पर है और इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, इनिशियल पॉइंट यहीं पर है और फाइनल पॉइंट भी इसका यहीं पर है, फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है। कह सकते हैं हेड भी यहाँ पर है और टेल भी यहीं पर है, तो इसका कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा कवर होगा, लाइन में एरो लगेगा तब तो जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं हो पाता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। यदि कोई ए वेक्टर है और जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो के बराबर। तो यहाँ बोलेंगे वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय, जीरो नहीं है ये ओ है, ठीक है? तुम लोग अपने चार्ट में जो है ओ जीरो यहाँ दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, जीरो को क्या बनाएगा? ओ वेक्टर बनाएगा, यानी जीरो वेक्टर को ओ वेक्टर से डिनोट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो बट इट हैज नो ए डिफिनिट डायरेक्शन, कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है? एक बात याद रखना है, किसी भी वेक्टर के साथ मान लेते हैं ए वेक्टर के साथ ओ वेक्टर को यानी जीरो वेक्टर को जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर जीरो वेक्टर के साथ किसी वेक्टर को जोड़ देते हैं तो उसको ए वेक्टर ही मिलता है, यानी जीरो वेक्टर जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। याद रहेगा? याद रहेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। को इनिशियल वेक्टर तुम लोग अच्छा 11th में बताए थे। को इनिशियल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, को इनिशियल वेक्टर यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर, यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर, मान लेते हैं ए वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये वाला है, दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर बोल सकते हैं ये सी वेक्टर, इस तरह से बहुत सारा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट देखो, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए है, ठीक है? यहाँ पर बी बोल देते हैं, ये सी बोल देते हैं, ये डी बोल देते हैं और ये ई। तो तुम्हारे पास कितना वेक्टर है फाइनली? कितना वेक्टर है? ए बी वेक्टर है, यस नो? दूसरा ए सी वेक्टर है, ओके है कि नहीं? फिर ए डी वेक्टर है और ए ई वेक्टर है। ये सारे वेक्टर में एक चीज कॉमन है क्या? कि सभी का इनिशियल पॉइंट सेम है। यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिसमें सभी का इनिशियल पॉइंट सेम रहे तो वैसे वेक्टर्स को बोलेंगे। तो लिखा हुआ टू और मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, क्या सेम इनिशियल पॉइंट रख रहा है, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। बस इतना ही जानना है। तो यहाँ बोलेंगे ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं हियर
ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर एंड ए ई वेक्टर आर क्या चीज, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल। बस में हमारा बस इतना ही जरूरी है इसका। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, क्या नाम है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का नाम तुम लोग पहले भी सुना होगा, 10th में सुना होगा, है ना, या हम 11th में भी खूब बनाए हैं कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट को क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। यस और नो? तो सबसे पहला हम लोग यहाँ एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा हम नाम देंगे, ए नाम दिए, बी दिए, सी, बहुत सारे इस पे पॉइंट दिए। इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होगा, उसमें हम 4 पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट किए, ए बी सी और डी, और इसमें लगाए जरा देखो वेक्टर का सिंबल, इधर दे सकते हो, बहुत सारा तीर दे सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, एक लाइन से 2 पॉइंट उठाएं, कहीं भी उठाएं, मान लेते हैं ए और बी, 2 पॉइंट उठा करके एक वेक्टर बनाए, जरा देखो ए और बी, और बना सकते हैं बी सी, बोल सकते हैं सी डी। तुम लोग सोच रहा होगा कि ए बी के बाद बी सी लिया फिर सी डी लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ ए सी भी ले सकते हैं, यस नो, ए डी भी ले सकते हैं, बस समझ रहा है। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट वाला पॉइंट और राइट वाला पॉइंट के बीच कैसा रिलेशन है, लेफ्ट वाला हमेशा लेफ्ट में ही रख रहे हैं, है ना, ए को। यहाँ देखो बी सी, यानी बी से सी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सी से डी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ए से सी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ए से डी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब तुम्हारा मन करे राइट टू लेफ्ट भी कर लो थोड़ा, क्या बोले, क्या सी बी वेक्टर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। डी ए वेक्टर बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो। और बोल सकते हो क्या? कुछ भी। डीसी वेक्टर बोल सकते हो, डीसी वेक्टर बोल दो। क्या देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर वेक्टर्स बनाया जा रहा है वो सारे के सारे वेक्टर्स यहाँ जो पॉइंट प्लॉट करके रखे हैं उसी से लिया जा रहा है। हम कहीं ए बी सी डी के अलावा एम एन पी क्यू कुछ नहीं ला रहे हैं, पता चल रहा है ना। तो जब एक ही लाइन पर से 2 पॉइंट को लेकर के वेक्टर बनाया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स, तो ये सारे वेक्टर्स कहलाता है क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब एक ही लाइन से 2 पॉइंट को उठा करके बनाया गया वेक्टर हो। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस समझ रहा है। तो यहाँ पर ये सारे वेक्टर्स, जो ये सारे वेक्टर्स कौन सा वेक्टर कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा, बस समझ में आया? कोलिनियर। अब इसी में थोड़ा सा क्या होगा, जरा देखो, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और समझो बात। अभी आया है लाइक वेक्टर, क्या आया है? लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स होने के लिए, अच्छा यहाँ पर तुम लोग को ये दिखाया नहीं क्या, फाइनली क्या लिखता है, कह रहा है कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। ये थोड़ा पढ़ने में कैसा लग रहा है? वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो इसी को पैरेलल सपोर्ट कहते हैं। ए बी बी सी सी डी जो लिया जा रहा है ना, पैरेलल सपोर्ट कहने का मतलब है एक ही लाइन से 2 पॉइंट को लिया गया और वेक्टर बनाया गया, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये सेम है या फिर पैरेलल सपोर्ट है। पैरेलल सपोर्ट क्योंकि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का बात करें तो ये पैरेलल है, ए बी बी सी वेक्टर और डी सी वेक्टर का बात करें तो ये भी पैरेलल, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो फाइनली पैरेलल तो आ ही रहा है, यानी पैरेलल सपोर्ट्स वाले वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। ये चीज लिखा हुआ था वहां, उसको पढ़ के सुनाया। अब उसी कोलिनियर वेक्टर्स में हम लोग देखे थे भी, जस्ट जरा देखो,
इसी कोलिनियर वेक्टर में देखो इसका डायरेक्शन ए बी का, बी सी का, सी डी का, ए सी का, ए डी का नहीं, और सी बी का भी क्या नहीं। ये वाला वेक्टर का बात करो, यदि ये वाला इतना सबका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू, और ये क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो यदि कोलिनियर वेक्टर्स रहे और कोलिनियर वेक्टर में सारे वेक्टर जो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, यहां से हटाओ, सेम डायरेक्शन में जो रहेगा इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर। किसको बोला जा रहा है, कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, और जो जो कोलिनियर वेक्टर्स है सभी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी आपस में क्या है, ये सब आपस में, ये भी लाइक वेक्टर है, ये भी लाइक वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये सब का भी डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट, ये तीनों। लेकिन एक यहां से लिया जाए और एक यहां से लिया जाए, ए बी वेक्टर और सी बी वेक्टर कर लिया जाए, तो एक का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और दूसरे का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, लेकिन दोनों का दोनों कोलिनियर है, नहीं बोलेगा। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। क्या नाम देंगे, अनलाइक वेक्टर। यानी लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर होने के लिए सबसे पहले तुमको कोलिनियर वेक्टर्स का होना जरूरी होगा। बस समझा, कोलिनियर वेक्टर्स में क्या क्या छुपा हुआ है, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर में सेम सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को लाइक वेक्टर बोलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स को लेंगे तो अनलाइक। अब जब सब पढ़ लो जल्दी से, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। बस समझ में आएगा। अनलाइक वेक्टर के बारे में बात आ रहा है, बोलो अनलाइक वेक्टर में क्या हो रहा है, जरा देखो। अनलाइक वेक्टर पढ़ के देखो, कोलिनियर वेक्टर्स होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर्स होना चाहिए हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रहे, ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाएगा, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, इतना ही बात इसमें है। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या ये सब का काम क्या है, ये सब का काम क्या है, तो ये सब का काम पढ़ेगा तो ठीक, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक, बहुत कम पढ़ता है ऐसे। अब है आगे फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स किसको कहते हैं, जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पता नहीं रहेगा, जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं रहेगा। स्पेसिफाइड मतलब सीधा समझना कि पता ही नहीं है, वेक्टर का हेड तो पता चल रहा है लेकिन टेल का पता नहीं है ना। आवारा वेक्टर मतलब यहाँ हम लोग बोलेंगे कि ये ए वेक्टर है कि क्या है पता नहीं, ये वाला पॉइंट दिया ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है। अब बोलेगा कोई वेक्टर ए पॉइंट पे पहुंच गया, फाइनली ये हेड इसका कहाँ गया, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे तो मैग्नीट्यूड के बारे में तभी सोच सकते हैं जब इसका इनिशियल पॉइंट दिया हो, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया है, तो सबसे पहला बात इसको नाम देंगे क्या, फ्री वेक्टर्स। और फ्री वेक्टर्स की कहानी बिल्कुल तुम्हारे बुक में नहीं है, बस याद रखना है कि एक डेफिनेशन है जिसका नाम होता है क्या, फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होगा, लोकल वेक्टर इनिशियल पॉइंट पता रहेगा, इनिशियल पॉइंट इस पर क्या रहेगा, पता रहेगा। जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पता रहेगा फाइनल पॉइंट भी पता रहेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पता रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि इनिशियल पॉइंट यदि दिया हुआ है तो कहीं तो जाके रुक रहा है ना, कहाँ रुक रहा है, मुंडी तो दिख गया हमको, अब मुंडी तो पहले दिख रहा था लेकिन कहाँ से आ रहा है वो ये भी पता चल जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है क्या, लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फाइनल पता रहे हमको, वैसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। चलो नेक्स्ट, काम का चीज कब आएगा, कोप्लेनर वेक्टर। जरा सा इसको देखो, बड़ी अच्छा चीज है ये, इस पर क्वेश्चन भी आएगा, है ना। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, सबसे पहले जानो कि प्लेन कितने तरह का होता है जी, 3 तरह का। पता है कि भूला गया, पता है। एक प्लेन पहले एक्स एक्सिस खींचते हैं, वाई एक्सिस खींचते हैं, और फिर से तुम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस।
कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा बोला जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई जेड के बीच एंगल 90 डिग्री, एक्स जेड के बीच का एंगल भी। और एक चीज तुम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए आता है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताने। हालांकि हमें इस पर अभी चर्चा नहीं करना है, हमें चर्चा करना है कोप्लेनर वेक्टर क्या है। तो देखो ये वाला पार्ट जो होता था, हम अभी आई कैप जे कैप के कैप हटा दिए, ये इसलिए लाएं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर से एक बार रिमाइंड हो जाए, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है वेक्टर्स में, है ना। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, एक्स वाई प्लेन। याद है पहले से, एक्स वाई के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, एक्स वाई प्लेन। ये बोला जाता है वाई जेड प्लेन, और ये बोला जाता है एक्स जेड प्लेन। हाँ, तो यहाँ पर हमें आगे जरूरत पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन में जेड कंपोनेंट नहीं रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यानी कि वेक्टर जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस फॉर्मेट में दिखता है ना, नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका ज्यादा बात किए थे कि यहाँ जेड कोऑर्डिनेट होता है जीरो, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा था, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। लेकिन वेक्टर का यदि बात करें, इसको जरा हटाते हैं, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, वेक्टर्स डालेंगे, क्योंकि हम लोग वेक्टर पे बात कर रहे हैं। यस नो, एक वेक्टर यहाँ डाल दिए ए वेक्टर, एक और डाल दिए क्या, बी वेक्टर, एक वो यहाँ डाल दिए सी वेक्टर, एक वेक्टर इधर डाल दिए डी वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ डाल देते हैं एम वेक्टर, यस नो, और एक और डाल देते हैं यहाँ क्या, एन वेक्टर। यहाँ कितना सारा वेक्टर डाल दिए, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में है। कौन, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, सी वेक्टर और डी वेक्टर वाई जेड प्लेन में है, और एम वेक्टर और एन वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है। तो को प्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, काहे गुस्सा रही है, बाल खींच रही है, काहे खींच रही है, इधर खींचो अभी, टॉपिक में क्या बता रहे हैं वो देखो, क्या बोल रहे हैं, दो या हैं? कहाँ तीन लिखा हो, अच्छा टू इसको कर दो, टू और मोर देन टी डब्ल्यू ओ टू, है ना। दो या दो से ज्यादा वेक्टर यदि एक ही प्लेन में है तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में होता है तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। नहीं बोलेगा, तीन नहीं, वहां तुम लोग चार्ट में भी दो कर देना, ठीक है, कर देना, बाद में कर देना, बाद में कर देना। तो यहां पर जरा देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होगा क्या, बोलबे नहीं करेगा, ये कोप्लेनर वेक्टर होगा दोनों आपस में। तो यहां बोल सकते हैं हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। इसी तरीके से सेम प्लेन में सी वेक्टर और डी वेक्टर लेंगे तो भी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। सिमिलरली होगा कि नहीं, एम वेक्टर और एन वेक्टर भी कोप्लेनर होगा, लेकिन हम दो अलग अलग प्लेन से एक एक वेक्टर को ले रहे हैं, दो अलग अलग प्लेन से। दूसरा देख, हम एक ले रहे हैं ए वेक्टर और दूसरा का जगह कहीं से ले सकते हो सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर आर कैसा, नन कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, नन कोप्लेनर, नन कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाएगा। क्या दो ही को से ले सकते हैं क्या, तीनों से कोई एक एक प्लेन नहीं ले सकते हैं क्या, सर एक एक वेक्टर नहीं ले सकते हैं, तो ले सकते हो, तीनों प्लेन से एक एक वेक्टर ले सकते हो। ए वेक्टर लिए यहाँ से लेते हैं सी वेक्टर, और इधर से ले लेते हैं क्या, एम वेक्टर। और ये भी क्या होगा, नन कोप्लेनर। आगे चल के तुमको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, दो तीन वेक्टर दे देगा, बोलेगा इसको बताइए ये सेम प्लेन में है। आगे चल करके कि दो वेक्टर तीन वेक्टर जो भी देगा बोलेगा दिखाइए
कि ये तीनों सेम प्लेन में है, चाहे इसमें रहे या फिर इसमें रहे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखता है इसके बारे में, टू और मोर देन टू, नन जीरो वेक्टर का बात किया। देखो जब भी वेक्टर का हम लोग जिक्र करते हैं तो वो नन जीरो वेक्टर ही होता है। क्या जितेंद्र बड़ी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा, अंदर से गुदगुदी हो रहा है, तू अंदर से चल रहा। फिर तुम लोग साथ ही बैठ गए कैसे, तुम दोनों गुंडा साथ में कैसे बैठ गया? जब उस दिन बोले थे, उस दिन बोले थे ना कि तुम लोग अलग अलग बैठेगा, बोले थे कि नहीं? तो फिर साथ कैसे आ गया? 10 डंडा देने का बात किए थे, जरा सा भी डर नहीं है और इसलिए ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। हम बता रहे हैं यहाँ एक कोई कॉमेडी तो चल नहीं रहा, सीरियसली बता रहे हैं ना, और सीरियसली सुनेगा समझेगा तभी बात बनेगा। फालतू चीज दिमाग में चल रहा है तभी तो मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा लेना बाद में, किसी की याद आ रही होगी, भोरे भोरे पता चल रहा है, गुड मॉर्निंग कर दिया गया होगा। क्या ऐसा बात है क्या? ऐसा बात है क्या? पता है ये शुरू में जब आया था तो क्या करा, भयानक ऊर्जा लगा करके टेस्ट में अपना जलवा दिखाया, फिर बैटरी डाउन, फिर लगता है कि तैयारी करना चाहिए, फिर बैटरी डाउन, और ये कहानी ये बर्बाद करेगा तुमको। जितना ऊर्जा लगा करके काम किए वो सारा का सारा खत्म। रेगुलर मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं, सुन रहा है? कंसिस्टेंसी बना के रखो, सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान दो, जिस तरह सुमन दे रहा है अभी, एक रूटीन मेंटेन कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है कि तुम्हें अपने टॉपिक के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। फिर देखो हंस रहा है? क्या बात हुआ था यहाँ पर? नन जीरो वेक्टर्स के बारे में क्या बात हुआ था कि जब भी वेक्टर का जिक्र करेंगे तो वो नन जीरो वेक्टर ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर तो कोई काम का है नहीं, ना उसका मैग्नीट्यूड और ना उसका डायरेक्शन। तो जब भी बात होगा तो नन जीरो वेक्टर का बात होगा, चाहे हम बोले या फिर नहीं बोले, लेकिन फिर भी बोल दिया कि नन जीरो वेक्टर्स है लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नन कोप्लेनर वेक्टर। यदि वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा? नन कोप्लेनर वेक्टर्स होगा। यदि वो जीरो वेक्टर नहीं है तो वो नन जीरो वेक्टर होगा। ऐसा बात समझना, कोप्लेनर नहीं है तो नन कोप्लेनर, और जीरो नहीं है तो नन जीरो। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से कहानी फिर से तुम्हारा क्वेश्चन बनाने वाला चालू होगा। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग, जरा देखो। पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम लोग खींचेंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। यहां पर क्या रहेगा? ओरिजिन। ये इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला जाएगा? एक्सिस नहीं, एक्सिस, ए एक्स ई एस। यदि ए को एक्सिस रहेगा ना तो एक्सिस पढ़ेंगे, एक्सिस लिखेंगे भी, सिंगुलर है ये, और सिंगुलर का प्लूरल ये है, एक से ज्यादा एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी बोला जाएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए तो एक्स वाई जेड का बात यहाँ पर कर लिया जाएगा, ठीक है? और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम एक पॉइंट यहाँ पर डाल रहे हैं पी, ठीक है? पी, इस पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिए। कहाँ से मिला दिए? ओरिजिन से, एक वेक्टर बन जाता है। इसको कहा जाएगा पी का पोजीशन वेक्टर। ये जो भी बना पी का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं R1। यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर और ले रहे हैं, जो पॉइंट है क्या इस पर? Q। Q को भी कहाँ से मिला दिए? ओरिजिन से मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं क्या? R2 वेक्टर। इस तरह से जितना पॉइंट रहेगा उतना पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। यस नो? पोजीशन वेक्टर को R1 R2 R3 जितना है देते चले जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बोला जा रहा है?
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि कोई पॉइंट P है तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग OP वेक्टर डालेंगे। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जो भी पॉइंट है पॉइंट P बराबर क्या नाम देंगे, OP वेक्टर। क्या नाम देना है, OP वेक्टर। इसी तरीके से Q का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या, Q। सीधा सीधा मतलब है कि हमें पोजीशन वेक्टर के लिए एगो पॉइंट चाहिए। यदि इस पॉइंट का वैल्यू होगा, मान लेते हैं x1, x2, सॉरी x1, y1, x1, y1, z1, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। Q पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स है, मान लेते हैं x2, y2, z2। ठीक है, यदि ये पॉइंट दिया है तो OP वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। x1 के साथ i कैप लगा दो, y1 के साथ j कैप लगा दो, z1 के साथ k कैप, क्योंकि उसी डायरेक्शन का ये कंपोनेंट है, नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1। देखो पोजीशन वेक्टर लिखना कितना आसान है और एग्जाम में देता भी है। OQ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे जी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2। बड़ा लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई नंबर है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2, 3, 4, और यहाँ बोलेंगे कि ये है 6, 5, 9, ऐसा है, ऐसा ना, x1 की जगह पर 2 है, y1 की जगह पर 3 है, z1 की जगह पर 4 है, x2 की जगह पर 6 है, y2 की जगह पर 5 है, z2 की जगह पर 9 है। तो ये वेक्टर कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, OP वेक्टर कैसा दिखेगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। ये OQ वेक्टर कैसा दिखेगा, 6i कैप प्लस 5j कैप, सॉरी प्लस 5j कैप प्लस 9। अच्छा, ये माइनस में यदि रहता, कहीं माइनस रहता तो वहाँ माइनस डाल देते हैं। बात समझ में आया। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए एग्जाम में देता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं, तो पॉइंट P को Q की ओर बढ़ाएं तो एक वेक्टर मिलेगा कि नहीं, PQ वेक्टर भी तो यहाँ मिलेगा, और Q से P का बात करें तो एक QP वेक्टर मिलेगा, एक P से Q की ओर और एक Q से P की ओर। तो यहाँ पर जरा सा तुम लोग देखो, जो हम लोग यहाँ लिखे थे, पूरा मूव होगा आशीष, होगा, कहाँ गया, जरा सा इसको देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लेट O बी द ओरिजिन एंड लेट A बी द पॉइंट सच दैट OA बराबर R वेक्टर। A के साथ O आ गया सामने, इनिशियल पॉइंट का काम कौन करने लगा, और वो जब किसी पॉइंट के साथ आता है उसको पोजीशन वेक्टर ही देते हैं, नाम रखें R वेक्टर। अब हम लोग, हमारे पास ज्यादा इनिशियल पॉइंट O के साथ, मतलब ज्यादा पोजीशन वेक्टर है तो R1, R2, R3, R4 कर सकते हैं, है ना। देन वी से दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज R वेक्टर, yes no, if P x1, y1, z1 be the any point, then the position vector of P is given by OP वेक्टर बराबर x1 i कैप, जरा देखो वही बात है कि नहीं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमारा चल रहा था यहाँ पर, अच्छा मूव होगा, जरा देखो पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरह से लिख चुके हैं, यस नो। अब है क्या, इसी के साथ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे मिलेगा, टॉपिक तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टॉपिक आगे मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर ऑफ, जरा देखो P एंड Q दो तरीके से हो सकता है, P एंड Q या फिर Q एंड P। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P एंड Q तब यहां पर होगा इज गिवन बाय, लिखेंगे इज गिवन बाय, जो दिया जाता है इस तरह से दिया जाएगा जी, पी क्यू वेक्टर, यस नो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी क्यू वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये। दूसरा बात, इसी के साथ हम पी क्यू वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ओ क्यू वेक्टर है तुम्हारा कितना जी, O2 वेक्टर है तुम्हारा x2 i कैप, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं बोलेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस करके है OP वेक्टर कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है कि नहीं। अब जरा सा देखो, इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो x2 i कैप और यहाँ x1 i कैप, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये सारे को क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, और सबके साथ i x2 और x1 दोनों के साथ i कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा दिखेगा, जरा देखो तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस यही काम y के साथ होगा तो ये दिखेगा y2 माइनस y1 j कैप, और यही दिखेगा z2 माइनस z1 k कैप, सेम पैटर्न से। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ रहा है, पी क्यू वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करते हैं तो ऐसा आ रहा है, मतलब पी क्यू वेक्टर कैसा दिखेगा जी, पी क्यू वेक्टर कैसा दिखेगा, तो यदि ये P और Q दो पॉइंट है ये दिखेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, यही बात QP वेक्टर करना चाहेंगे, QP ये दूसरा पॉइंट बनेगा और ये पहला, तो ये दिखेगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ऐसा दिखेगा कि नहीं। चलो आगे यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कहानी दिया हुआ होगा, ठीक है, ये जरा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी हम दो पॉइंट जो उधर लिए थे सेम वही वाला पॉइंट यहाँ पर लिया जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में वहां पर P और Q लिए थे, यहाँ पर A और B ले रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स दोनों का सेम है, तो जो वहां PQ वेक्टर बनता था यहाँ AB वेक्टर बनेगा, जो वहां QP वेक्टर बनता था यहाँ BA वेक्टर बनेगा, है ना। तो ये कह रहा है कि A and B be the 2 points, then the displacement vector of A and B is given by AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और यदि BA वेक्टर का बात करेंगे तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जरा देखो इस बार ये बाद में आया ये पहले आया, ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। अब OA वेक्टर इतना दिया हुआ है, OB वेक्टर इतना दिया हुआ है, तो AB वेक्टर जस्ट हम लोग PQ वेक्टर की तरह, देखो यहाँ हम लोग PQ का बात किए थे, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, हो रहा है क्या, ये बात समझ में आया, यही बात, अच्छा यही को पलटा करके इसके बारे में लिखना चाहेंगे BA वेक्टर, तो ये थोड़ा दिखेगा किस तरह से, जस्ट हम लोग बात किए थे, BA वेक्टर दिखना चाहेगा कैसा, तो x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ऐसा दिखेगा। तो क्या पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम लोग निकाल सकते हो,